सो आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैप्टर हमने डिटेल्स में समझ लिया है, रिवीजन से चैप्टर को और पक्का कर लेंगे। थोड़े बहुत जो डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। एक तो वर्ल्ड लेवल की चल रही पॉलिटिकल साइंस और एक हमारे इंडिया कंट्री लेवल पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली फ्रीडम के बाद ही सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस 1947 में मिली है। ठीक है। तब से हमारी गवर्नमेंट और हमारा ये स्टार्ट हुआ है, डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में जैसे कि चैप्टर, देखो चैप्टर के नाम में काफ़ी चीज़ें छुपी होती हैं, एक अप्रोच छुपा होता है चैप्टर के नाम से ही। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग अपने कंट्री को रिबिल्ड कर मतलब बिल्ड करना है, बनाना है, वापस खड़ा करना है, स्टैंड करना है। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है ना। भाई फ्रीडम जब वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब कंट्री में क्या था? जो भी इससे पहले जो ब्रिटिश ये थी रूल था, तो वो इंडिया से सारा खजाना सारे चीज़ें वो एक्सप्लॉइट कर करके अपने कंट्री में ले गए थे। तो इंडिया के पास क्या ही बचा था? यहाँ का गोल्ड, यहाँ के और भी बहुत सारी रेयर और कीमती चीज़ें, वो सब चले गए थे लेकर। ठीक है। तो अब जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में क्या सिचुएशन हो गई थी? हर जगह रॉयट्स, दंगे, लड़ाई झगड़ा। तो ऐसी एक सिचुएशन थी हमारे कंट्री की जब पार्टीशन हुआ था, फ्रीडम मिली थी। इस सिचुएशन से अपने कंट्री को बिल्ड करना, एक सबसे पहले तो एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के बीच में पीस लाना, शांति लाना, है ना। एक यही बहुत बड़ा एक चैलेंज था पहले तो। लोगों को के बीच में जो लड़ाई झगड़े थे, नफ़रतें थी, रॉयट्स थे, पहले तो उनको ख़त्म करना था। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देना था, लोगों को नौकरी देनी थी। ठीक है। वहाँ से जो पार्टीशन में जो इधर से उधर गए, यानी पाकिस्तान साइड से जो लोग यहाँ आए थे, उनको शेल्टर देना। काफ़ी मतलब बहुत सारे एक बड़े लेवल के चैलेंजेस थे, छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं थे। भाई इंडिया को सिर्फ फ्रीडम तो ना मिली थी, इंडिया को फ्रीडम के साथ में पार्टीशन भी तो हुआ था इंडिया का, है ना। फ्रीडम के साथ में पार्टीशन भी हुआ था। तो ये थोड़ी ना हम भूल सकते हैं कि सिर्फ फ्रीडम मिली, पार्टीशन भी हुआ था, जिस पार्टीशन से चीज़ें बदल गई थी, सिचुएशन बदल गई थी, काफ़ी टफ सिचुएशन हो गई थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक तो अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस हुआ, बहुत वायलेंस था। ठीक है। ट्रामा फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से वहाँ लोग जो जा रहे थे, वो एक अलग सिचुएशन थी। ठीक है। एक नया इंडिया बनना था, एक जर्नी थी। तो काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे। तो उन चैलेंजेस में अगर थ्री मेजर चैलेंजेस की बात करें, थ्री मेजर चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि शेप ए नेशन, मतलब जो एक हमारी कंट्री थी उसको एक नेशन में शेप देना, एक यूनाइट करना। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, लोगों को एक करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। ठीक है ना। सो दैट वॉज शेप ए नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट एकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। इतनी डाइवर्सिटी थी, इतने अलग अलग, भाई अलग अलग, है ना। उस टाइम जब अंग्रेज़ ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के गए, तो ब्रिटिश के जो रूल था उसके अंडर में कितनी सारी रियासतें थीं, छोटे छोटे स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे। अब उन सब को एक करना, ये एक बहुत बड़ा, उनको पूरा एक डेमोक्रेसी में लेकर आना, ये एक बड़ा चैलेंजेस था। ठीक है ना। एक डेमोक्रेसी के अंडर में लेकर आना एक बड़ा चैलेंजेस था। कि पहले क्या था कि अलग 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 स्टेट थे, प्रिंसेस स्टेट थे, वो टैक्स देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। अब उनको लेकिन एक उसमें लेकर आना, डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था इंडिया के लिए। ओके। सो अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे, उन सबको एक छत में लाना, एक इंडिया, इंडियन रिपब्लिक
जो एज ए कंट्री था उसको एक डेमोक्रेसी में लाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम भी जो प्रिंसली स्टेट थे वो अपना अलग अलग उनका एक स्टेट था, वहाँ के वो राजा थे, ठीक है ना। मतलब वैसा नहीं था कि एक हम इंडियन, हम मुझे नो इंडियन नेशन के अंडर में है, पहले वैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उनसे टैक्स लेती थी। वो टैक्स देते थे और अपने प्रिंसली स्टेट के एंजॉय करते थे कि भाई हम वहाँ के राजा हैं। आगे चल के जो भी उनके बच्चे होते हैं वो प्रिंस बनते हैं, तो ये सिस्टम था पहले, ठीक है। उस टाइप की डेमोक्रेसी कहाँ थी। लेकिन जब फ्रीडम मिली, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस मिली, तब वो डेमोक्रेसी क्योंकि लानी थी इंडिया के अंदर। वो सिस्टम नहीं रखना था, मोनार्की सिस्टम नहीं रखना था कि राजा के बेटा राजा है ना, ये जो सिस्टम वो नहीं रखना था। अब सिस्टम क्या था कि भाई इलेक्शन होगा और जो भी जिसको भी देश कंट्री का जो एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जहाँ जिस कंट्री का सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, वो चुना जाएगा और वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे ये किया जाएगा, चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो यही डेमोक्रेसी होता है कि पब्लिक, जो पीपल हैं, पब्लिक है, पीपल है, वही चुनेंगे अपना लीडर कि कौन लीड करेगा कंट्री को। तो ये डेमोक्रेसी अब आ गई थी। तो डेमोक्रेसी आ गई थी तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रिंसली स्टेट थे वो डेमोक्रेसी के अंडर में आना चाहिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर इसके बाद इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कल्चर थे, उनके कल्चर को सिक्योर करना, भाई उनको डर था कि भाई हमारा कल्चर कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, हमारे जो फेस्टिवल हैं वो ख़त्म ना हो जाए, तो वो एक उनको डर था। तो उनको सिक्योर करना उस चीज़ के लिए डेमोक्रेसी के अंडर में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो नए जो कानून बनने थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में सबको बराबर राइट देना, उनकी एजुकेशन का, उनके कल्चर का, उनके रिलीजन का, वोट देने का राइट, ठीक है, ये सबको एक प्रॉपर राइट देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि काफ़ी बहुत डाइवर्सिटी इंडिया में अपने अंदर, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो यही बात हो रही, देखो, डाइवर्सिटी इन इंडिया, पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपेयर टू प्रूव एवरी वंस वर्स्ट फेयर। मतलब लोगों को यही लगा कि जब पार्टीशन हुआ कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है। क्योंकि जो जैसे हिंदुस्तान से सारे मुस्लिम थोड़ी ना वो पाकिस्तान चले गए थे, है ना, काफ़ी मुस्लिम इंडिया में ही रहना, क्योंकि ये चॉइस दे दी गई थी ओपनली कि जिसको जाना चाहे मुस्लिम पाकिस्तान वो जाए, जिस जो नहीं जाना चाहता वो नहीं जाए, ये एक चॉइस दी गई थी। तो आधे, मतलब आधी पब्लिक तो यहीं रह गई थी, जो भी इंडिया में मुस्लिम थे आधे से ज़्यादा यहीं रह गए थे। कुछ ही लोग वहाँ पर ये हुए थे, शिफ्ट हुए थे, डिस्प्लेस हुए थे। बाकी वो साइड में जो मुस्लिम थे वो एक अलग बात है, वो वहीं के वहीं, क्योंकि वहीं थे इसलिए वहीं रहेंगे वो तो। सो अब सेकंड जो चैलेंज था, पहला चैलेंज क्या था, शेप ए नेशन, सेकंड था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, और तीसरा इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो डेमोक्रेसी जो, तो मैं अभी बातों बातों में मैंने ये पॉइंट समझा दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। हर सिटीजन को, एडल्ट को वोट देने का अधिकार है। तो यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि भाई आप चुनो अपना लीडर, आपको भी हक है, चाहे आप किसी भी कास्ट को, कितनी भी नीची कास्ट को हो, आपको अपना लीडर चुनने का हक है। भाई यही डेमोक्रेसी थी, ठीक है। तो और अपना जो भी लीडर चुना है उसको आप पार्लियामेंट में क्या करो, रिप्रेजेंट करो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो अब यही बात है कि डेमोक्रेसी में हमने अपना लीडर तो चुन लिया, तो क्या वो सफिशिएंट है ना। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं होता है, आगे चल के और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनके राइट्स को सिक्योर करना, उनके कल्चर, उनका जो भी रूटीन है, रिलीजियस रूटीन है, उसको सिक्योर करना भी ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब आपने एक, ये तो एक टेक्निकल
टेक्निकल एक मीनिंग हो ही सकती है कि आपने वोट दिया, अपने लीडर को चुन लिया, लेकिन डेमोक्रेसी में बाकी जो चीज़ें हैं, जो आपके राइट्स हैं, वो भी सिक्योर होना चाहिए, तब जाके हम डेमोक्रेसी कहेंगे उसे। ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। हमारा जो कंट्री में जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें अनमैनेज थी। ठीक है। और ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन से कंट्री में कुछ बचा भी नहीं था उतना, कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। जिस तरह वो बिजनेस कर रहे थे उससे इंडिया की जो वेल्थ थी वो कम होती जा रही थी। 200 साल उन्होंने रूल किया, 150 साल। सो इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन। तो ये एक इंश्योर करना था, ये वाला पॉइंट, कि सिर्फ बड़े पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट को ही हमें डेवलप नहीं करना है, हमें सभी को सारे ही कास्ट को, सारे टाइप के लोगों को लेकर चलना है और उन सबको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ऐसे राइट देने हैं कि सबका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के फाउंडेशन पर है कि सब इक्वल हैं, सबको बराबर हक है। आप कोई भी रिलीजन अपना लो, कोई भी कहीं पर भी मैरिज हुई या कहीं किसी से भी कर सकते हो, तो ये एक इक्वालिटी और राइट्स है, फ्रीडम है ये। ठीक है। एजुकेशन का कि आप कहीं भी किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में, चाहे बड़ा हो चाहे, अगर कोई छोटी कास्ट का हो, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो कर सकता है। तो ऐसा नहीं है इसमें कि छोटे कास्ट के लोग बड़े लोग के कास्ट के साथ ऊपरी कास्ट के साथ नहीं पढ़ाई कर सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी गई है। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, जैसे कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं, उनको और स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है। उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है कि आपको इस कॉलेज में ये एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन है, जॉब के लिए रिजर्वेशन है, कि आपको अलग से, कि जिससे कि जो नीचे कास्ट के लोग जो हैं, दबे हैं जो लोग, वो ऊपर आ सकें। ठीक है। वो कम्युनिटी ऊपर आ सके, तो उनको भी अलग से भी देखो राइट दिया गया है, जिस तभी तो इक्वलिटी बनेगी जब अलग से पुश किया जाएगा। अब आप हम लोग बोलते हैं बताओ, इनको है ना अलग से रिजर्वेशन दिया गया है कॉलेज में एडमिशन के लिए, हमारे 90 है, उनको 80 में ही एडमिशन मिला जा रहा है। ठीक है। 80% में ही एडमिशन मिला जा रहा है, हमको 90% चाहिए जनरल वालों को। तो उसका रीज़न ये है कि वो पहले से काफ़ी दबे हुए हैं, तब उनको ऊपर उठाना है तो ऐसे ही उठाना पड़ेगा ऊपर, यही एक तरीका हो सकता है उनको ऊपर उठाने का, साथ में लेके चलने का। भाई कोई अगर पीछे है और आप आगे आगे दौड़ रहे हो, तो अब आप बोलोगे भाई हम तो अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़, लेकिन वो पहले से बहुत पीछे है। बराबर से थोड़ी ना स्टार्ट हुई थी रेसिंग, वो पहले से बहुत पीछे है, तो आपको थोड़ा हाथ पकड़ के आगे भी उनको लाना पड़ेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हैं और राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो ये मेन जो 3 पॉइंट थे, इसी बेस पर पूरा चैप्टर है जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अगर और हम डिटेल्स में जाएंगे, जो कि डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ, दो टू नेशन थ्योरी आई, मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी, जिससे हिंदू के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बना। ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर कांग्रेस ने पहले बहुत अपोज किया इस चीज़ को, लेकिन फिर फाइनली यही हुआ। पहले कांग्रेस ने अपोज किया कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में फाइनली जो ब्रिटिश जो ये थी गवर्नमेंट थी, वो इसी बेस पर ही उन्होंने फिर पार्ट ये दिया, फिर फ्रीडम दिया एक तरीके से, उस चीज़ पर ही एग्रीमेंट बना। तो वो करना पड़ा ये चीज़ फिर, क्योंकि मुस्लिम लीग भी एक अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी थी आफ्टर कांग्रेस। यही दो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, एक पॉलिटिकल, एक जो अपना ये रखती थी कांग्रेस, और एक मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस में इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम नहीं थे, कांग्रेस में बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, लेकिन मुस्लिम लोग की मुस्लिम लीग की जो सोच थी वो एक अपना अलग नेशन होना चाहिए,
क्योंकि और ये जो पॉइंट है ना, दो टू नेशन वाला, वो कहीं ना कहीं से ब्रिटिश ने ही एक आग लगाई, ऐसा कह सकते हैं। तो देन तो उन्हीं की है। तो इसमें मुस्लिम लोग के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने इस चीज़ को पकड़ के एक बड़ा मुद्दा बनाया, और फिर उसी बेस पर फिर फ्रीडम के लिए एग्रीमेंट बना, इंडिपेंडेंस के लिए। सो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ये सब आपको पहले ही बता दिया गया था, किस तरीके, कितना पेनफुल था, ये कितना पेनफुल था, ठीक है ना। किस तरीके से रॉयट्स हुए थे, है ना। जहाँ पे जो कम कम्युनिटी थी उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, ठीक है। तो अब इतना डिटेल्स में आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो वो मैं नहीं जाऊंगा उस पर। नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम एरिया से ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश जो इंडिया था उसमें कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी। तो पाकिस्तान यानी कि जो ईस्ट में था, बंगाल, वहाँ काफ़ी मुस्लिम थे। इधर नॉर्थ में पंजाब के ऊपर काफ़ी मुस्लिम थे। इस तरह पाकिस्तान को वो दो पार्ट मिले थे। फिर इधर का पार्ट इंडिया को मिल गया था, मतलब इंडिया के उसमें था बाकी का पार्ट। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें थी। देखो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बहुत जो अलग अलग, जैसे हैदराबाद में भी काफ़ी मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो हर जगह के लोग पाकिस्तान में नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं चाह रहे थे। तो उनको वो इंडिया में ही रहना था, इंडिया एज ए एक इंडियन नेशन के अंडर में उनको ये करना था, ठीक है। देखो खान अब्दुल गफ़ार खान जो NWFP के लीडर थे, तो उन्होंने ये बहुत किया, अपोज किया, सी अपोज द टू नेशन थ्योरी। जबकि मुस्लिम लीडर थे बहुत बड़े, ये खान अब्दुल गफ़ार खान बहुत ही एक वेल, मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब बड़े ये लीडर थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है ये। तो इस तरह की चीज़ें थी कि हर कोई नहीं चाह रहा था कि, हर कोई से मतलब हर मुस्लिम नेता नहीं चाह रहे थे कि टू नेशन थ्योरी हो। So two of the Muslim majority provinces of British India, that is पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरिया, और मेजोरिटी में थे ये। और इनको है ना, फिर ये इस तरीके से पार्टीशन हो गया था। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, जब दोनों की बॉर्डर माइनॉरिटी, वहाँ पे जो हिंदूज थे उनको यहाँ आना था, यू नो यहाँ के मुस्लिम थे थोड़े, जो वो वहाँ भी जाना चाह रहे थे। बहुत से इंडिया के मुस्लिम भी जो यहाँ के, जो अभी के इंडिया के हैं, वो वहाँ गए, और वहाँ के जो हिंदूज थे वो यहाँ आए। जबकि मुस्लिम्स को और दोनों को ही पूरी फ्रीडम था कि आपको जहाँ रहना वहाँ आप रहिए, लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे तो वहाँ चले गए, कुछ लोग नहीं चाह रहे तो यहीं रह गए। तो काफ़ी राइट्स हुए, और एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज था इंडिया के लिए उन राइट्स को ख़त्म करना, ठीक है। जो कम्युनल जोन थे, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये देखिए ये कम्युनल जोन थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राइट्स हुए, बहुत हज़ारों लोग मारे गए। तो इट वाज वेरी पेनफुल, इस ये एक बहुत पेनफुल था। तो ये चीज़ें हुई, फिर माइनॉरिटीज़ किल्ड हुए। माइनॉरिटीज़ मतलब कि वहाँ जो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी थी वो हिंदू थी, और हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी थी मुस्लिम थी। तो वहाँ माइनॉरिटी पर जुल्म हुए। अगर पाकिस्तान की बात करें, वहाँ की जो माइनॉरिटी थी, और इंडिया की बात करें, यहाँ पर जो माइनॉरिटी थी, वो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। सालों साल उन्हें कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में रखना पड़ा, क्योंकि रॉयट्स को इस टाइम रोकना था। तो जहाँ जो जैसा था उसको वहीं पर स्टॉप किया गया, और फटाफट उसको रिफ्यूजी कैंप में रखा गया, जिससे कि उनको फिर एक घर और सारी चीज़ें आराम से मैनेज तरीके से अवेलेबल कराया जाए। 80 लाख लोग माइग्रेट हुए थे, इधर से उधर गए थे। ओवरऑल 80 लाख काफ़ी बड़ी एक पॉपुलेशन है, जिसमें देखो किल्ड 5 to 10 lakhs पीपल। ओ माय गॉड, 5 to 10 lakhs एक बहुत बड़ी गिनती होती है अपने आप में, बहुत बड़ी गिनती होती है, इतने लोग, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। तो 1951 में, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया कि 1951 में जब एक सेंसस हुआ, काउंटिंग हुई, तो टोटल मुस्लिम जो इंडिया में थे वो 12% थे मुस्लिम, आउट ऑफ टोटल पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब 12% मुस्लिम यहाँ थे, बाकी तो अपना पाकिस्तान में ही थे ना। तो दूसरी मेजोरिटी, लेकिन उसके अलावा दूसरी माइनॉरिटीज़ भी थी इंडिया में, क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे। तो ये एक काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था
लेकिन अब यही तो इसीलिए वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सबको प्रॉपर एक इक्वालिटी मिले, प्रॉपर सारे राइट्स मिले। तो बहुत सारे जो अब देखो यहाँ पे जो दो नेशन बने, एक मुस्लिम लीग से पाकिस्तान बना और एक अपना इंडिया बना। लेकिन मुस्लिम लीग से पाकिस्तान जो बना, उन्होंने क्या थ्योरी दी, क्या उनका अप्रोच था कि मुस्लिम नेशन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया का देखो कितनी अच्छी सोच है, इंडिया के जो भी लीडर थे उन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदू नेशन बनाएंगे, उन्होंने ये बोला कि सबका नेशन बनाएंगे, सारे रिलीजन का नेशन है, सारे धर्म को बराबर हम राइट देंगे। तो ये दो लोगों के सोच में इतना बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस था ये अपने आप में। तो इंडिया ने फिर क्या रास्ता चुना कि सेक्युलर नेशन बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में 12% तो सिर्फ मुस्लिम ही हैं और 2-4% और भी अलग कास्ट के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं। तो सबका में ध्यान रखना, तो हम हिंदू नेशन क्यों बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ी सोच थी, एक अलग थिंकिंग से इन्होंने नेशन को बिल्ड किया, और यही इंडिया की खूबसूरती है, ठीक है। सो अब देखो जो ब्रिटिश इंडिया था, यही मैं आपको समझा रहा था, एक तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस था, ब्रिटिश इंडियन जो टोटल कंट्रोल ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। ये टेक्निकल पॉइंट पकड़ो, समझो ज़रा सा, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो पार्ट में था, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, एक प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसमें कोई प्रिंस नहीं था। वो डायरेक्टली उनका अपना ये होता था, लीडर होता था, उनके ऑफिसर होते थे, उनकी पोजीशन होती थी और पूरा कंट्रोल करते थे। आप मैप में देखना तो जहाँ पे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्ट उनका कंट्रोल था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेट थे, कुछ ऐसी स्टेट थे जहाँ पर प्रिंसिली स्टेट हम बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, प्रिंसिली स्टेट, ठीक है ना, जहाँ पे प्रिंसेस का कंट्रोल था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, प्रिंसिपल स्टेट थे भाई, उन्होंने एग्रीमेंट एक बनाया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। जैसे बहुत सारे जो प्रिंसिपल स्टेट थे उन्होंने 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 फ़ाइट किया, जैसे टीपू सुल्तान, उन्होंने फ़ाइट किया अपने स्टेट के लिए, नहीं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम उनको टैक्स नहीं देंगे, या हम यहाँ के प्रिंस हैं। तो पहले जो था ना, वैसे इंडिया जैसे अभी एक डेमोक्रेसी में एक इंडिया एक जो बाउंड्री है कि भाई हमारा एक नेशन है, पहले ऐसा नहीं था। इंडियन एक कॉन्टिनेंट था, एक रीजन था इंडिया, लेकिन सबके अपने अपने स्टेट थे, सबके सब अपने अपने ही, सबका अपना ही एक एरिया था सबका, उनका उस पर कंट्रोल था, वहाँ के प्रिंस थे, किंग थे वहाँ के। तो कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर ब्रिटिश ने एग्रीमेंट किया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और वो टैक्स उनको दे रहे थे, ठीक है। और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, मतलब जिस तरह कुछ जो स्टेट जो थे, जैसे मराठा, उन्होंने लड़ा ब्रिटिश से, और टीपू सुल्तान हुए, उन्होंने ब्रिटिश से फाइट किया, ठीक है, वो हार गए, बात अलग है, लेकिन उन्होंने फाइट किया उस पर कि हम ब्रिटिश सुप्रीमेसी में नहीं जाएंगे, उनके अंडर पे नहीं रहेंगे, ठीक है। सो कितने स्टेट थे टोटल, 1/3 ऑफ टोटल लैंड, यानी जो अगर ओवरऑल हम बात करें तो 1/3 ऑफ टोटल लैंड प्रिंसिली स्टेट के अंडर में था। अगर हम पूरी इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस या ब्रिटिश इंडिया की बात करें, जिसमें से जो इनडायरेक्ट कंट्रोल था वो 1/3 पार्ट में इनडायरेक्ट कंट्रोल था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मतलब उस पर है ना प्रिंसिली स्टेट थे, छोटे छोटे 565 प्रिंसिली स्टेट थे, छोटे बड़े मिलाकर। जैसे बड़े बड़े में हैदराबाद हम कहेंगे, जूनागढ़, ये सब बड़े बड़े प्रिंसिली स्टेट थे। और भी 565 छोटे छोटे प्रिंसिली स्टेट थे। तो वो 1/3 आ रहा था टोटल, 1/3 का मतलब अराउंड 33% या 30% पार्ट इंडिया का प्रिंसिली स्टेट में था, और जो इनडायरेक्ट कंट्रोल कौन करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। अब ये इस पर इतनी देर इसलिए बात चली है क्योंकि इन प्रिंसिली स्टेट को भाई ब्रिटिश इंडिया ने, तो ब्रिटिश इंडियन जो प्रोविंसेस था
वो तो इंडिया गौर के अंडर में फ़ौरन आ गया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश ने कंट्रोल दे दिया पूरा इंडिया, कांग्रेस या इंडियन गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो इशू वही रहेगा ना। अब इंडिया के सामने एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन स्टेट्स को इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में या इंडियन रिपब्लिक के अंडर में लाया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज था। इसके लिए किसको नियुक्त, कौन मेन किसने काम किया बोलो? आयरन मैन कौन इंडिया का? ठीक है, तो अब देखो इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो क्योंकि इनका मेन जॉब यही थी कि जो भी प्रिंसली स्टेट है वो इंडियन रिपब्लिक के अंडर में उनको लाना है। तो वो गए, हर स्टेट में गए, वहाँ एग्रीमेंट किया, उनको सिक्योर किया उस चीज़ के लिए कि आपकी जो प्रिंस का जो ओहदा है, जो भी एक पोस्ट है, वो वही बनी रहेगी। आपको सिर्फ रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक के अंडर में आना है, डेमोक्रेसी के अंडर में आना है। आप वहीं के प्रिंस रहोगे, आपके जो भी राइट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो सैलरीज बांधी गई उनके लिए कि इंडियन गवर्नमेंट को सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर है ना प्रिंसली स्टेट को इंडियन रिपब्लिक के अंडर में कर लिया गया, कुछ एक आध नहीं थे, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा फोर्सफुली भी लाया गया, ठीक है। सो यही प्रॉब्लम थी कि प्रिंसली स्टेट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्री चॉइसेस ऑफ द प्रिंसली। उनमें उनके पास फ्री चॉइस क्या थी कि आपको या तो इंडिया में जाना है या तो पाकिस्तान में जाना है, ठीक है ना। ये था। रिमेन इंडिपेंडेंट वो ठीक नहीं था यूनाइटेड इंडिया के लिए, ये यूनाइटेड इंडिया के लिए वो ठीक नहीं था कि जैसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट अपने आप को अलग से मांग रहे थे कि भाई हमारा अलग कंट्री, हम अलग से रहेंगे, जो कि एक यूनाइटेड इंडिया के लिए सही नहीं था वो चीज़। तो इस चीज़ को रोका गया, ठीक है। और उसके बाद देखो ट्रैवनकोर, हैदराबाद, भोपाल, ये इन तीनों ने अपने आप को ये मान लिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारा अलग अलग कंट्री है या अलग एक स्टेट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं थी और यूनाइटेड यूनाइटेड इंडिया के लिए ठीक नहीं थी, ठीक है। तो भोपाल के नवाब ने मना कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करने के लिए। निज़ाम ने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस कि हम इंडिपेंडेंस स्टेट हैं, ठीक है। इन्होंने रूलर जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंस ये कर दिया कि हम इंडिपेंडेंस स्टेट हैं, ठीक है। तो अब इनका एक वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनको समझाना, कन्विंस करना कि और इंडियन डेमोक्रेसी के अंडर में लाना इन लोगों को। सो गवर्नमेंट्स अप्रोच क्या था देखो, इंटरिम गवर्नमेंट अगेंस्ट फर्दर डिवीज़न, मतलब फर्दर डिवीज़न ऑफ इंडिया नहीं चाह रहा। ऑलरेडी दो नेशन बन चुके थे, इंडिया पाकिस्तान। फिर निज़ाम का अलग एक नेशन हो, और भोपाल का, हैदराबाद का अलग, भोपाल के नवाब का अलग नेशन, ये इंडिया नहीं चाह रही थी कि फर्दर ये हो, डिवाइड हो, ठीक है ना। तो फिर बहुत जगह इलेक्शन कराए गए, तो बहुत से लोगों ने यही बोला कि हम इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन के अंडर में आना चाहते हैं। तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरा ये काफ़ी बड़ा, इनका बहुत बड़ा रोल था ये। हम ये कह सकते हैं महात्मा गांधी के बाद ये एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े, क्योंकि जिस तरह इन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करवाया इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन रिपब्लिक के अंडर, यूनाइटेड इंडिया के अंडर में, ये बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। कई साल तक के ये चला है प्रोसेस। 47 में ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, कई साल तक प्रोसेस चला था ये। क्योंकि जूनागढ़ के इश्यूज़ थे, कश्मीर के इश्यूज़ थे। कश्मीर का इशू तो खैर अभी भी वो पेंडिंग रह गया था। जूनागढ़ गुजरात को वो उन्होंने रिज़ॉल्व करवाया, हैदराबाद का रिज़ॉल्व करवाया, ठीक है। क्योंकि हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, जो जिसमें महाराष्ट्र का पार्ट, कर्नाटका का पार्ट, आंध्र प्रदेश का पार्ट, ये तीन पार्ट मिलकर एक निज़ाम का एक स्टेट था। हैदराबाद जो अभी है इतना नहीं है, हैदराबाद पहले बहुत बड़ा था, एक बहुत बड़ा स्टेट था ये, ठीक है। फिर उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाया गया, दैट इज़ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर ए ईयर, ठीक है। पीपल वर्सेस निज़ाम, पर्टिकुलरली तेलंगाना रीजन का जो था विक्टिम ऑफ निज़ाम
ऑपरेसिव रूल। तो तेलंगाना का जो रीजन था वो निज़ाम उन पर बहुत दबा के रखता था। तो वहाँ के लोग चाहते थे कि इंडियन यूनाइटेड इंडिया के अंदर आए। ठीक है, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट मतलब वहाँ पर भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा और ये चला है, मतलब फ़ाइट हुई है इस चीज़ के लिए। तो फिर इंडियन आर्मी को जाना पड़ा वहाँ पर, और इंडियन आर्मी ने फिर निज़ाम से, क्योंकि वहाँ के लोग निज़ाम से खुश नहीं थे, तो वहाँ से निज़ाम ने फिर सरेंडर किया और फिर हैदराबाद को यूनाइटेड इंडिया के अंडर आना पड़ा। फिर इसके बाद मणिपुर की कहानी अलग चल रही थी। वहाँ पे कल्चर जो उनका था एक बहुत ही सेंसिटिव था। सो ए डे बिफोर इंडिपेंडेंस साइन एक्सीजन कंडीशन एश्योरेंस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल ऑटोनॉमी। मतलब उनका जो कल्चर था, उनका जो चल रहा था चीज़ें, उनके जो मतलब एक प्रिंसेस थे या कह सकते हो, वो चलता रहना चाहिए। वो उस पर है ना, जो भी उनका कल्चर से मतलब क्या होता है कि वहाँ पे शादी का रिवाज हुआ है ना, वहाँ पे जो भी रिवाजें जो भी रूटीन उनकी चल रही है, ठीक है, वो उस पर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक इनको एश्योर किया गया कि आपका जो भी कल्चर राइट्स हैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। जो भी सिस्टम, जैसे कि वहाँ पर आप जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते हो बाहर के लोग जाकर। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और ऐसे हैं जिससे कि उनको एक सिक्योर किया गया कि आपको इस तरह चीज़ें चलती रहेंगी, बस आपको इंडियन यूनाइटेड इंडिया के अंडर में आना है, डेमोक्रेसी में आना है आपको। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपकी ऑटोमेटिक रहेंगी, ऑटोनोमी रहेंगी वो। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये देखो, September 1949 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया succeeded in persuading the महाराजा into signing a merger agreement। ठीक है, एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, बनाया गया, और उसके अंडर में फिर इस स्टेट को भी लाया गया। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो इस तरीके से सारे स्टेट्स को धीरे 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 करके लाया गया। तो जिसमें से जो सेंसिटिव पार्ट था, मणिपुर, हैदराबाद, कश्मीर तो अभी भी सेंसिटिव है, जूनागढ़, तो ये बहुत से लोग जगह दिक्कत क्या थी, बहुत से जो पब्लिक है वो चाह रही थी कि इंडिया के अंडर में आए, लेकिन वहाँ के प्रिंस नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे बहुत जगह दिक्कतें थी। फिर जितने भी अब चैलेंज इंडिया के पास था कि अलग सारी को तो हमने लेकर आ गए इंडियन यूनाइटेड इंडिया के अंडर में, सारे स्टेट को एक कंट्री का एक वो मिल गया, शक्ल मिल गई थी, एक रूप मिल गया था एक इंडिया कंट्री का। तो अब चैलेंज ये था कि सबको कैसे हम बाउंड्री बांटें। पहले तो सब ऐसे ही था, जहाँ पे जो प्रिंस है वो वैसा है, उनका जो जहाँ तक कि उनका एक्सपेंशन है वहाँ तक उनके बाउंड्रीज थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि उस स्टेट के दो टुकड़े हों, तीन टुकड़े हों। तो लेकिन धीरे 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 इस चीज़ को किया गया और प्रॉपर स्टेट बांटे गए। तो ये कई साल चलता रहा, अभी तक के भी चलता है। देखो, अभी आपके सामने हैदराबाद तेलंगाना देखो अलग अलग हुआ है कि नहीं है। तो तेलंगाना का वहाँ का मतलब था कि भाई हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो ये इस तरीके से धीरे 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 स्टेट बांटे गए। महाराष्ट्र, गुजरात, पहले महाराष्ट्र गुजरात ऐसा कुछ नहीं था, पहले बॉम्बे प्रोविंसेस था, दोनों को मिलाकर अलग पार्ट था। फिर महाराष्ट्र कुछ पार्ट अलग, आंध्रा में अलग था। तो ये ऐसे मिक्सिंग थी, लेकिन सब बाद में बाउंड्रीज़ को बांटे गए। ठीक है, तो देखो कॉलोनियल रूल में हुआ क्या था कि स्टेट बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सिंपली coincided with the territories armed by the British government, the territories ruled by princely power। पहले क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बाउंड्री बांटी गई थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके अकॉर्डिंग बांट दिया गया था। लेकिन उस बाउंड्रीज़ को फिर नागपुर जो सेशन हुआ वहाँ पर रिजेक्ट किया गया उस तरीके से, क्योंकि चाहा ही जा रहा था कि लैंग्वेज बेस पर बाउंड्रीज़ को बांटा जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मराठी महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए गुजराती, आंध्र के लिए आंध्र प्रदेश, तो इस तरीके से बांटा जाए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बांटा जाए।
जिससे कि उनके राइट्स और उनके कल्चर है ना पूरी तरीके से सिक्योर हो सके और उनको भी वो फीलिंग आए कि हमारा ये स्टेट है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 क्या हुआ, अलग अलग स्टेट बनाए गए। और जैसे मद्रास जो प्रोविंस था वो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटका प्लस केरला, यहाँ पर एक विशालेंद्र मूवमेंट चला। उनको अलग से एक आंध्र प्रोविंस अलग चाहिए था तेलुगु के लिए, तो उस तरीके से तेलुगु के लिए अलग हम आंध्रा बनाया, ये बनाया गया आंध्र प्रदेश, जहाँ पर देखो 50 मतलब एक अनशन हुआ, आंदोलन हुए, 56 लोग मरे भी। फिर देखो नया, फिर फाइनली क्या हुआ 1952 में, देखो पीएम अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश इन अदर एरियाज। और 53 में इनको फिर और रीऑर्गेनाइज़ किया गया। 56 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसमें 14 स्टेट, उस टाइम 14 स्टेट थे, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। पहले जो फीलिंग्स थी ना अब वो नहीं है। पहले जो प्रिंसेस का वो जो सेंसिटिविटी थी, अब वो सेंसिटिविटी नहीं, अब आसानी से स्टेट को उनके एक कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग, जैसे अभी देखो आंध्र, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से बिहार से, बिहार से नाम नहीं याद आ रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग किया गया, और बिहार से अपना रांची, क्या था उसकी राजधानी रांची है, नाम नाम क्लिक नहीं हो पा रहा है, खैर ये भी अभी हुए हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, एमपी से छत्तीसगढ़, और बिहार से अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो एक अभी 10-12 साल पहले ही ये अलग किए गए हैं, पार्ट अलग किए गए हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से भी अलग किए गए हैं। तो इस तरीके से फिर धीरे 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 स्टेट्स बनते गए बनते गए बनते गए। ठीक है, सो यही है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ही था पूरा, जो बाकी के जो पार्ट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मैंने कहा कि काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है कि बहुत मतलब उनकी हिस्ट्री में कि काफ़ी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल रहे हैं, और इनका जो सबसे बड़ा जो रोल रहा है जो इंडिया के लोग हमेशा याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। 565 स्टेट को इन्होंने इंटीग्रेट किया अपने अंडर में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा काम। पटेल का अप्रोच क्या था, नॉट इन फेवर ऑफ एनी कंप्रोमाइज़, मतलब उन्होंने कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के साथ में, और सारे स्टेट्स को मिलाते चले गए अपने इंडिया में। ठीक है, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, और डिप्लोमेटिक तरीका यूज़ किया, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस यूज़ किया, पावर भी यूज़ किया, जहाँ यहाँ पे आर्मी भेजनी थी वहाँ आर्मी भेजी। तो होता है ना साम दाम दंड भेद, तो इस तरह सारी चीज़ इस्तेमाल करके 565 स्टेट्स को अपने अंडर की, जिसमें से जो मेजर स्टेट थे, जो सेंसिटिव स्टेट थे, वो थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था इनको लाना। ये बहुत बड़े स्टेट थे, अपना कंट्री अलग मांग, अपना नेशन अलग मांग रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने सारे स्टेट्स को ये किया है। ठीक है, इंटीग्रेट किया है, और इसीलिए सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था आपका चैप्टर के रिवीजन, काफ़ी डिटेल्स में रिवीजन दे दिया है, एक तरीके से पूरा डिटेल लेक्चर हो गया है ये। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे।